हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक लैंग्वेज स्किल जहां से आपको प्रश्न जो है एक न एक देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम लैंग्वेज स्किल पर चर्चा करने वाले हैं कि लैंग्वेज स्किल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अगर मैं लैंग्वेज स्किल की आप लोगों के सामने बात करूं तो लैंग्वेज स्किल जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर लैंग्वेज स्किल आप लोगों से पूछे तो लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार के होते हैं। इसे इंग्लिश में LSRW के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पहला L फॉर होता है लिसनिंग, S फॉर होता है स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग होता है और W फॉर राइटिंग होता है। इसे श्रव बेली के नाम से भी जानते हैं। जैसे लिसनिंग मतलब सबसे पहले क्या होता है, लिसनिंग करना, उसके बाद स्पीकिंग बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद क्या करना है, राइटिंग करना। तो लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार के होते हैं। उन्हीं स्किल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास पर। लैंग्वेज स्किल, सबसे पहले अपन लैंग्वेज वाला टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा कि लैंग्वेज होता क्या है और लैंग्वेज स्किल कौन कौन से होते हैं, उसी पर आज अपन चर्चा करें। अगर इसकी अगर मैं बात करूं लैंग्वेज स्किल की, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? एक तो होता है प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा होता है रिसेप्टिव स्किल। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि प्रोडक्टिव स्किल होता क्या है और ये रिसेप्टिव स्किल होता क्या है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं मतलब जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। यानी कि मैं अपनी आइडियाज को, मैं अपनी विचारों को, यानी कि मैं अपनी विचारों को मैं क्या करूंगा, मैं अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं। और विचारों को अभिव्यक्त कौन कौन से माध्यम से कर सकता हूं? पहली चीज बोलेंगे कि सर अपन अपन जो कर सकते हैं विचारों को अभिव्यक्त 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से? या तो मैं इसको बोलकर कर सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, विचारों को अभिव्यक्त बोलकर कर सकता हूं, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, लिखकर कर सकता हूं। यानी कि मेरे पास कोई चीज आ रही है या मेरी कोई आइडियाज है मेरे पास, यानी मेरे पास कोई विचार आ रही है, तो उस विचार को मैं अभिव्यक्त एक्सप्रेस कैसे करूंगा? उस विचार को एक्सप्रेस में या तो क्या कर सकता हूं, बोलकर कर सकता हूं, स्पीकिंग के माध्यम से कर सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, राइटिंग के माध्यम से करता हूं। तो आप लोगों को प्रोडक्टिव स्किल पूछे तो आप लोगों को क्या होना, बोलना और क्या होना, लिखना। ये 2 कौन किसके अंतर्गत आएंगे? प्रोडक्टिव स्किल यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगा कि देखिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आप लोग उसे किसके माध्यम से ग्रहण करें? सुनकर ग्रहण करें। और मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, आपके सामने जो चीजें स्क्रीन पर लिखी गई है लैंग्वेज स्किल, उसे आप देखकर ग्रहण कर पा रहे हैं। अब देखिए आप विचारों को रिसेप्टिव यानी कि ग्रहण कौन कौन से तरीकों से कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि सर अपन जो भी विचार आते हैं उसको अपन ग्रहण 2 तरीकों से करते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, पहला तो देख कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपने ये बताया कि सर हम विचारों को ग्रहण कौन कौन से माध्यम से कर सकते हैं। हम विचारों को जैसे आप बोल रहे हैं तो उसे हम सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, और जैसे आपने लिखा हुआ है, आप पीपीटी स्लाइड बनाए हैं, उसको अपन देख कर ग्रहण पा रहे हैं। तो ये होता है रिसेप्टिव स्किल। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर लिखा भी ये गया है, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे हमारे पास जो प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, जो प्रोडक्टिव स्किल है उसको देखो यहाँ पर लिखा भी गया है। अब देखिए प्रोडक्टिव स्किल होते हैं सबसे पहले वाचन कौशल, यानी कि मैं बोला कि वाचन कौशल का मतलब होता है बोलना। यानी मैं किसी चीजों को क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त किसके माध्यम से कर रहा हूँ, बोल कर रहा हूँ। दूसरा चीज मैं अभिव्यक्त किसके माध्यम से कर सकता हूँ, लिख कर सकता हूँ। या मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपनी विचारों को, मेरे पास जो आइडियाज है, मेरे पास जो विचार है उसको मैं एक्सप्रेस यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति मैं या तो बोलकर करूंगा या तो मैं लिख कर करूंगा। 2 तरीकों से कर सकता हूं। तीसरा चीज निकल कर यहां पर आती है कि अपन ग्रहण, रिसेप्टिव स्किल मतलब हम ग्रहण कौन से तरीकों से करते हैं। या तो मैं जो चीज आप बोल रहे हो उसको मैं सुनकर ग्रहण करूंगा, या फिर जो चीज आप बोल रहे हो उसको, जो चीज आपने लिखा है उसको मैं क्या करूंगा, पढ़कर ग्रहण करूंगा। ये हो गया आपका रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल कौन कौन से होते हैं। अब तो ये तो मैं बता दिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज टीचिंग होता है, उसके लिए जो चारों कौशल होते हैं वो 4 कौन कौन से कौशल बताया था मैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मतलब ये जो चारों कौशल होते हैं, मतलब भाषा विकास के लिए ये जो चारों कौशल होते हैं ये क्या करते हैं, एक क्रम में नहीं सीखे जाते।
अब एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं साथियों, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये भाषा विकास के ये चारों जो कौशल होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, तथा ये चारों कौशल एक क्रम में नहीं सीखे जाते। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखकर वेरी वेरी आईएमपी लगाना कि चारों जो कौशल होते हैं साथियों ये एक क्रम में नहीं सीखे जाते। अब बोलेंगे कि सर एक क्रम में कैसे नहीं सीखे जाते, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि देखिए, जब कोई बच्चा बोलता है तो बोलने के साथ साथ वो क्या करता है, सुनता भी है। क्या करता है, सुनता भी है। और पढ़ने के साथ साथ बच्चा क्या करता है, लिखने भी लगता है। यहाँ पर देखिए, बच्चा क्या करता है, बोलने के साथ साथ सुनता भी है और पढ़ने के साथ साथ बच्चा क्या करता है, लिखना भी सीख जाता है। तो अब के देखो, ऐसा तो नहीं है पहले बच्चा पढ़ना ही सीखेगा उसके बाद लिखना सीखेगा, या फिर पहले बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा लिखेगा पढ़ेगा। बच्चा कोई से भी क्रम में सीखते, एक सीक्वेंस में नहीं होता है। इनका क्या होता है, ये क्या होते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते। क्या नहीं होते, एक सीक्वेंस में नहीं पाए जाते। जरूरी नहीं है कि बच्चा पहले बोलना ही सीखेगा, बच्चा पहले सुनना भी सीख सकता है, या बच्चा पहले सुनना सीख सकता है बाद में बोलना भी सीखता है, पहले पढ़ना सीख सकता है या फिर बाद में लिखना सीखता है, या फिर पहले लिखना सीखेगा या फिर पहले पढ़ना सीखता है। जरूरी नहीं है कि एक क्रम में सीखेगा, बच्चा एक सीक्वेंस में क्या करता है, उसके कौशल को नहीं सीखता है। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका, क्या है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि टीचिंग ऑफ टाइप्स ऑफ टीचिंग, यानी कि पठन के प्रकार, यानी कि कौन कौन से पठन के तरीके हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब देखते हैं कि पहला पठन का प्रकार आता है स्कीमिंग रीडिंग। पहला पठन का कौन सा प्रकार आता है, इसमें स्कीमिंग रीडिंग। अब देखिए, स्कीमिंग रीडिंग से तात्पर्य है कि जब पाठक पाठ्य सामग्री को, जब पाठक क्या करता है, पाठ्य सामग्री को क्या करता है, या पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखकर निकल कर आती है कि पाठक क्या करता है, केंद्रीय भाव तथा सार को खोजने के लिए क्या करता है, तेजी तेजी से पढ़ने लगता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीडिंग का हमको रीडिंग स्पीकिंग या स्कीमिंग कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर को पढ़ना, न्यूज़पेपर को कोई भी पढ़ता है तो क्या करता है, उसके केंद्रीय भाव तथा उसके सार को खोजने के उद्देश्य से पढ़ता है। तो इस प्रकार का जो रीडिंग होता है साथियों, उसे कहा जाता है स्कीमिंग रीडिंग। क्लियर है। अगला रीडिंग का प्रकार है, आपको देखने को मिला स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग मतलब स्कैन करना। जैसे अपन स्कैन करते हैं तो क्या करते हैं, विशेष जानकारी, जैसे स्कैन करते हैं तो सारा चीज आ जाता है, तो अपन को क्या करना है, जैसे किसी विशेष जानकारी को अपन को क्या करना है, किसी विशेष जानकारी को, विशेष जानकारी यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, वाक्यों को जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। तो उस प्रकार की रीडिंग को कहा जाता है स्कैनिंग रीडिंग। क्या कहा जाता है, उस प्रकार की रीडिंग को कहा जाता है स्कैनिंग रीडिंग। क्लियर है। चलिए, जैसे अपन क्या करते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है पैराग्राफ। क्या हो सकता है, जो पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं तो क्या हो सकता है, उसमें अपन स्पेशल जानकारी को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, स्पेशल जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपन उसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पार कर लेते हैं। वो होता है आपका स्कैनिंग रीडिंग। आपका एग्जाम्पल अगर पूछे तो पैराग्राफ। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं गहन पठन। अब गहन पठन नाम से ही स्पष्ट है कि हम किसी चीज को गहन पूर्वक या बहुत बारीकी से क्या करते हैं, अपन किसी चीज को बहुत बारीकी से और समय देकर यानी कि टाइम टेकिंग के साथ पढ़ते हैं, तो उसे कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि क्या करते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ, यानी कि अपन को प्रत्येक शब्द का क्या करना है, प्रत्येक शब्द का अपन को मीनिंग चाहिए, मतलब अर्थ चाहिए प्रत्येक शब्द का। क्या चाहिए, अर्थ चाहिए प्रत्येक शब्द का। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग या फिर गहन पूर्वक किसी चीज को पढ़ते हैं तो कहा जाता है अपन ना इंटेंसिव रीडिंग। क्लियर है। चलिए अगले रीडिंग के प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला रीडिंग का प्रकार है प्रतिशय अभ्यास, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग होता क्या है उसको समझिए। एक्सटेंसिव रीडिंग यह पठन की धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है, मतलब क्या करता है, धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह मतलब जल्दी जल्दी, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह पर क्या करता है, जोर देता है और सटीकता पर क्या करता है, कम, और सटीकता पर क्या करता है,
कम ध्यान देता है, तो उस प्रकार की रीडिंग के प्रकार को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिशय अभ्यास या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें याद मतलब समझ में आ रही होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए साथियों आगे देखते हैं। लेखन का प्रक्रिया उपंग मोस्ट IMP डाल के लिख लीजिए। ये पहले नहीं पूछा जाता था, आजकल ये चीजें आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं, अब उसको देखते हैं। लेखन का प्रक्रिया उपांग यानी कि क्या होता है, प्रोसेस ऑफ। अब देखते हैं प्रोसेस अप्रोच यानी कि लेखन की प्रक्रिया उपागम। अब यहां पर देखते हैं कि लेखन की प्रक्रिया उपागम होता क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। अब देखिए प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए क्या प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। अब देखिए किसके लिए सहायक होता है, सबसे एक चीज निकल कर आती है, लेखन कौशल। ये किसके लिए है, लेखन कौशल यानी कि यदि बच्चा में लेखन कौशल को डेवलप करना है तो अपन क्या करते हैं, लेखन की प्रक्रिया उपागम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वो क्या करता है, बच्चों के लेखन कौशल के विकास में, लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि अपन प्रोसेस अप्रोच में जाते हैं तो किसके लिए यूज किया जाता है, लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल को अपन को डेवलप करना है तो अपन क्या करते हैं, लेखन कौशल का उपयोग करते हैं। अब इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष होते हैं। मतलब इसमें बच्चा क्या होता है, सीक्वेंशियल तरीके से सीखता हुआ क्या होता है, राइटिंग स्किल में क्या होता है, वो दक्ष होता है, यानी कि स्किल उसका डेवलप होता है। क्लियर है साथियों। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना भी कहा जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, लिखने के द्वारा लिखना सीखना भी कहा जाता है। अब सबसे पहले अपन को देखने को मिला एक किससे संबंधित था, लेखन कौशल। किससे, लेखन कौशल किससे संबंधित था साथियों, राइटिंग स्किल से संबंधित था। क्लियर है। तो हमने जो देखा लेखन का प्रक्रिया उपागम किसके लिए उपयोगी था, राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए, इसीलिए इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना भी कहा जाता है। पहले क्या होता था, अपन इमला दे देते थे और बच्चे क्या करते थे, इमला लिख के आते थे और राइटिंग स्किल डेवलप। आजकल क्या हो रहा है, आजकल इमला को उतना उपयोगी नहीं माना गया है। अपन क्या करते हैं, यदि बच्चा को उसके आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए तो ये मान सकते हैं कि उसमें जो राइटिंग स्किल है ज़्यादा डेवलप हो गई। तो अपन को क्या ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा उसके आइडियाज को एक्सप्रेस करने देना चाहिए, न कि इमला वगैरह में। क्लियर है। चलिए अगला ध्यान देते हैं, लेखन की प्रक्रिया उपागम का क्रम। अब देखिए लेखन की प्रक्रिया उपागम का क्रम है कि सबसे पहले बच्चे को किसी चीज के बारे में लिखना सिखाना है तो अपन क्या करेंगे, किसी चीज के बारे में उसको उसके मन में जो भी विचार आ रही है उसको लिख बेटा बोलेंगे तो बच्चा उसके मन में जो जो थॉट आएगा उसको अच्छे प्रकार से लिख पाएगा। जैसे एक समय था, जैसे अपन गाय के बारे में निबंध लिखो बोलते थे तो 4-5 लाइन ही लिख पाता था। क्या कर पाता था, 4-5 लाइन ही लिख पाता था, क्योंकि बच्चा उसको रटा रहता था। लेकिन यदि अपन बच्चे को ये बोले कि यदि अपन बच्चे को क्या बोले कि बेटा तू जैसे कल मामा के घर में गया था तो मामा के घर में जो जो चीजें हुई उसको अपने कॉपी में लिख, तो बच्चा उसके मामा के घर में जो जो चीजें देखे रहेगा, जो जो चीजें हुए रहेगा, जो जो चीजें करे रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में लिखेगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में विचार करेगा। कोई भी चीज उसके बारे में लिखने दोगे तो उसके बारे में बच्चा विचार करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसका रूपरेखा बनाएगा। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे क्या करेगा, दोहराएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो संपादन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, संपादन करेगा। ये इसका क्रम है साथियों। चलिए अगले पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब देखिए अगला पॉइंट में आपका है कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि आपके मतलब उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं उसको सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है, मतलब भाषा कौशल। अब क्या पूछा है अपन को, यहाँ पर पूछा क्या जाए इसको समझे, कौन सी भाषा, भाषा कौशल। अब देखिए भाषा कौशल यदि आए अपन को लैंग्वेज स्किल सिखाना है तो हमने बताया था कि कौन कौन सी चीजें, क्या आप कविता कराओगे, कविता कराओगे। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। कविता वाचन, कविता वाचन आपका जो है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है साथियों, कविता वाचन जो है आपका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता। कक्षा में नाटक कराना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जब भी आपको रोल प्ले जैसे वर्ड, जब भी आपको रोल प्ले जैसे
वर्ड आपको देखने को मिलेगा, उसको देखते ही आप सीटेट के एग्जाम में टेक कर देना। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। अब बोलेंगे कैसे, जब अपन बच्चा को एक रोल प्ले, एक नाटक के माध्यम से उसके आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे तो उसमें लैंग्वेज स्किल सबसे ज्यादा हो सकता है। जैसे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन एक बैंक का उदाहरण दे सकते हैं कि बेटा तुम एक बैंक बना लो, बैंक में आप कैशियर बनो, बैंक मैनेजर बनो और हम कस्टमर बन के आते हैं, तो बच्चा उसको एक नाटक के रूप में क्या कर सकता है, उसको लिख सकता है, उसको बोल सकता है, उसके सामने एक नए नए विचार आएंगे। जैसे कोई कस्टमर बन के आएगा तो वो मैनेजर बन के उसको समझाएगा, जैसे कोई पैसा निकालने आएगा तो कैशियर बन के उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से अगर अपन उसको नाटक के माध्यम से, उसको रोल प्ले के माध्यम से करवाएं तो उसमें लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। वाद विवाद आप देखते ही काट देना। क्लियर है, चलिए भाषण प्रतियोगिता भी नहीं होगा। भाषा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का, इससे पहले लैंग्वेज स्किल था, अब इसमें क्या होता है, लेखन कौशल का अपन को विकास करना है। अब देखिए लेखन कौशल का विकास करना है तो अपन क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लेखन कौशल का विकास करना है तो अपन को क्या करना है, एक्सप्रेस आइडियाज, मतलब उसके पास जो आइडियाज है, आइडियाज उसको एक्सप्रेस यानी कि उसके पास जो भी विचार है उसको क्या करने देना चाहिए, अभिव्यक्त करने देना चाहिए, अभिव्यक्त करने देना चाहिए। क्या करने देना चाहिए, अभिव्यक्त। उसके पास जो भी आइडियाज है उसको एक्सप्रेस करने देना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, लेखन कौशल का सबसे ज्यादा विकास होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिला, अच्छी लिखावट, क्या क्या ऑप्शन है उसको समझते हैं। अच्छी लिखावट, व्याकरण पक्ष, शब्द सीमा, या फिर आपका विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए हमको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति जो है उसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से, एक्सप्रेस ऑफ आइडियाज के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, कक्षा आठवीं की, देखिए कक्षा आठवीं की यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका, कक्षा क्या बोला जा रहा है, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों में एक लघु कहानी क्या कर रही है, लघु कहानी पढ़ने क्या कर रही है, वो लघु कहानी पढ़ रही है। सबसे पहले क्या करें, लघु कहानी, प्रत्येक वाक्य में वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। क्या करती है, चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित करते। अब देखिए वो क्या करिए, सर्वनाम, जैसे कौन कौन सा सर्वनाम, वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती, यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले विस्तृत पठन, विस्तृत पठन तो नहीं हो सकता, विस्तृत पठन क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिल्कुल। बारीकी से पढ़ना भी नहीं हो सकता। जब हम गहन तरीके से पाठ को पढ़ेंगे तब अपन सर्वनाम के बारे में क्या कर पाएंगे, उसके बारे में पता कर पाएंगे। क्लियर है, तो अपन जब बारीकी से पढ़ेंगे तो अपन को सर्वनाम यानी कि हम, तुम के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर, अगला देखते हैं, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा लड्डू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं। अब मैं सबसे पहले उत्पादक कौशल, मतलब यहाँ पर प्रश्न किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं उसको समझिए। प्रश्न यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोडक्टिव स्किल के बारे में, किसके बारे में, प्रोडक्टिव स्किल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। किसके बारे में, प्रोडक्टिव स्किल। और प्रोडक्टिव स्किल में दो चीज बताया था मैं, क्या क्या, एक तो आप अपने आइडियाज को किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हो, या तो आप बोलकर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक तो बोलकर कर सकते हो और दूसरा क्या कर सकते हो, लिख कर सकते हो, लिख कर सकते हैं। अब बोलकर को क्या बोलते हैं, वाचन कौशल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लेखन कौशल बोलते हैं। तो वाचन और लेखन जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। तो वाचन और लेखन जो है हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वाचन और लेखन जो है हमको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। क्लियर है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। अब देखिए सरसरी दृष्टि बोला है, सरसरी दृष्टि मतलब क्या हो सकता है, सरसरी निगाह से आगे बढ़ना। देखिए अपन क्या होते हैं, समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो उसकी विस्तृत एकक चीजों को नहीं पढ़ते हैं, सरसरी निगाह से देखते हैं कि कौन सा न्यूज कहाँ का है, क्या चीज के बारे में बता रहा है, तो अपन उसको सरसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसको बोलते हैं सरसरी पठन ही बोलते हैं। जब आपको क्वेश्चन में ही सरसरी देखने को मिले तो ऑप्शन में भी सरसरी देखने को मिलेगा, तो आप उसको देखते ही क्या कर देना,
टिक मार देना है। अब देखिए यहाँ पर जब ऑप्शन में सरसरी दृष्टि से देखना है तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अब अगला आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी इसी में अपन क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो एक अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए कक्षा में बहुभाषिकता, बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य उसको समझिए। बहुभाषिकता से तात्पर्य मल्टीलिंगुअलिज्म। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि बहुभाषिकता मतलब अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग। जब अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग रहेंगे तो सबसे पहले अपने क्या होगा, संसाधन के रूप में देखना। जो बहुभाषिक होता है यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को सबसे पहले मैं बताऊं, मल्टीलिंगुअलिज्म को कभी भी आपको प्रॉब्लम के रूप में नहीं मानना है, बल्कि किसके रूप में देखना है, संसाधन के रूप में देखना है। किसके रूप में देखना है, संसाधन के रूप में देखना है। कभी भी इसको प्रॉब्लम नहीं मानना। क्या नहीं मानना, प्रॉब्लम नहीं मानना कभी भी। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक रिसोर्स के रूप में उसको दिखना है, संसाधन के रूप में देखना है, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों को सीखने को मौका मिला, अलग अलग भाषाओं को सीखने का मौका मिलेगा। क्लियर है। अब देखो शब्द भंडार, अलग अलग भाषाओं को के लोग रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वोकेबलरी में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब अलग अलग भाषाओं के बारे में जानेंगे, अलग अलग भाषाओं की जो जो चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग, उसकी कल्चर के बारे में जानेंगे। तो इन सभी चीजों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसको क्या नहीं मानना चाहिए, प्रॉब्लम कभी भी नहीं मानना चाहिए। नई नई क्रिएटिविटी होगी आपके सामने, क्या होगी, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग रहेंगे तो अलग अलग क्रिएटिविटी होगी। क्लियर है। चलिए अगला बिंदु और देखते हैं, भाषा एवं संस्कृतियों का सम्मान। भाषा एवं संस्कृतियों का क्या होगा, सम्मान होगा। अब देखिए मातृभाषा आधारित शिक्षा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए। मातृभाषा आधारित शिक्षा। अब ये मातृभाषा आधारित शिक्षा होता क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता, मातृभाषा मतलब जो माताओं के मुख से सीखी जाती है उस भाषा को अपन कहते हैं मातृभाषा। अब बहुभाषिता मतलब तो जानते हैं आप, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले जब बच्चे रहेंगे या लोग रहेंगे तो उसे अपन मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला। इसमें जो स्टूडेंट होता है अपनी भाषा या मातृभाषा से स्टार्ट करते हैं, अपनी मातृभाषा से स्टार्ट करते हैं और कई भाषाएं सीखते हैं। क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, स्टार्ट किससे करेगा, मदर टंग से। किससे करेगा, मदर टंग। मदर टंग आप जानते हैं मातृभाषा। और क्या करता है, अनेक लैंग्वेज मतलब डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज क्या करता है, सीखता है। डिफरेंट लैंग्वेज क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेज सीखने लगता है। क्लियर है। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता से ये तात्पर्य है कि बच्चा जो है अपनी जो भाषा है वो किससे स्टार्ट करता है, मातृभाषा से स्टार्ट करता है, क्योंकि मातृभाषा पर बच्चा का कंट्रोल, बच्चा का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं। और ये मातृभाषा पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होने के कारण अपने पास जो भी विचार होते हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से वो अभिव्यक्त कर पाता है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण तीन भाषा, त्रिभाषा सूत्र। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या बोलता है, त्रिभाषा सूत्र देखिए। अब देखिए जो आपका एनईपी है, एनईपी जो है ये भी क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र को क्या करता है, महत्व देता है। और ये बोलता है कि त्रिभाषा सूत्र का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए। फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि लचीलापन करना चाहिए, इसको किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। क्लियर है साथियों। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म से एक प्रश्न है, देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या बोलती है, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था कि मल्टीलिंगुअलिज्म, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। तो यहाँ विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, यहाँ पर देखने को ही मिल रहा है आप लोगों को। तो देखते ही आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है और सही कर देना है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न क्या रहा, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा हो, नहीं, सभी भाषा अधिगम, मातृभाषा सभी नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है, मातृभाषा सभी अगर बोले तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करती है। यहाँ पर देखिए एक बच्ची जो है अपनी शिक्षा
मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होते थे। अब देखिए वो अपनी विद्यालयीन शिक्षा किससे करती है, मदर टंग से स्टार्ट करती है, और वो क्या करती है, हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा नीति को क्या कहेंगे? अब देखिए हमको देखने को ही सबसे पहले बोला था कि इसको क्या बोलेंगे, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। क्या बोलेंगे, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। क्या बोलेंगे, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन में होगा मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। तो आपको इसको देखते ही क्या कर देना चाहिए, टिक लगा देना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, लैंग्वेज स्किल जिसमें हमने देखा प्रोडक्टिव स्किल और एक देखा रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल में जिसमें अपन अपने विचारों को, अपनी आइडियाज को क्या करते हैं, किसके माध्यम से, मतलब बोलकर या फिर लिखकर क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे अपन करते हैं प्रोडक्टिव स्किल। और जिस भी चीज़ों को अपन क्या करते हैं, जिस भी तरीके से ग्रहण करते हैं उसे अपन रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया मल्टीलिंगुअलिज्म, और मल्टीलिंगुअलिज्म से संबंधित एक दो क्वेश्चन भी करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपके ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।